नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो रीट मेंस एग्जाम में अपने आईसीटी के 5 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें वह सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, इससे संबंधित सारी डिटेल्स, कितने तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। पर इस सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के नीचे अलग अलग सॉफ्टवेयर काम करते हैं। जैसे जो अपना प्रिंटर है वो चलता है, उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। अलग अलग जो कंप्यूटर से जो डिवाइस, अगर और कोई डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर अलग होगा। तो सबसे उन सब के बारे में हम लोग सारी डिटेल्स अपनी क्लासेस में देख चुके हैं। तो जो नॉर्मली अगर क्वेश्चन आए आपके कि वह सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को, पूरे हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। अपने कंप्यूटर में ही नहीं, अपने फ़ोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? हार्डवेयर को नियंत्रित करना। उससे आगे है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। यहाँ छोटी इकाई से मतलब छोटी इकाई का मतलब है कि जैसे कंप्यूटर करता है बाइनरी डिजिट पे काम, यानी 0 और 1 पे काम। 0 और 1 का मतलब है ऑन और ऑफ। तो इसमें जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है? वो होती है बिट। ठीक है, अब है इंटरनेट पर फाइल भेजने का प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर फाइल भेजने के प्रोटोकॉल से मीन्स है कि जैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है कि हम लोग अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हमें हेलमेट लगाना है, 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना है, लाइसेंस रखना है। ये क्या होते हैं? प्रोटोकॉल होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। वैसे ही नियम होते हैं इंटरनेट एक्सेस के लिए कि कौन सा नियम कौन सी फाइल भेजने के लिए अलाउ करेगा, कैसे फाइल भेजी जाएगी, कैसे रिसीव की जाएगी। तो जो इंटरनेट पर फाइल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? FTP, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का डिवाइस है। जैसा कि आप सबको पता है, हार्ड डिस्क क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। DVD हुआ, CD हुआ, ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। उसके आगे फायरवॉल का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है। फायरवॉल से संबंधित क्वेश्चन आपके पीछे ग्राम सेवक की एग्जाम थी, उसमें भी आया था कि फायरवॉल क्या है। फायरवॉल कार्य करता है अपने सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करने का। तो नेटवर्क को सुरक्षा के लिए फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, उपयोग किस लिए किया जाता है? नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर क्यों यूज आता है? कंप्यूटर समझता है 0-1 लैंग्वेज, और हम समझते हैं जो हमें आती है हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी अदर लैंग्वेज है वो। तो कंप्यूटर कैसे समझेगा जो हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और हम लोग कैसे समझेंगे जो कंप्यूटर ने हमें आउटपुट दिया है? तो इसके लिए होता है कंपाइलर। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर का कार्य करता है। मान लो अपने यहाँ कोई बाहर से कोई विदेशी सैलानी आया है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं जानता, हम उसकी लैंग्वेज नहीं जानते, पर अपने बीच में कोई ऐसा एक कॉमन पर्सन हो जो दोनों लैंग्वेज जानता हो, तो वो क्या करता है? ट्रांसलेटर का काम करता है। वैसे ही कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या करेगा? ट्रांसलेटर का काम करेगा। वो क्या करेगा? प्रोग्राम को अनुवाद करेगा और कंप्यूटर के समझने लायक उसमें उसको बदल देगा, ताकि कंप्यूटर जो अपने द्वारा दिए गए हैं इंस्ट्रक्शन है वो समझ सके और हम कंप्यूटर के आउटपुट को समझ सकें। अब इसके बाद में है डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने का काम कौन करता है? डोमेन नेम सिस्टम, DNS कौन करेगा? डोमेन नेम को IP एड्रेस में कौन बदलेगा? DNS, यानी डोमेन नेम सिस्टम। कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज का, आप कभी देखना एक IP एड्रेस निकालोगे तो वो कुछ एक नंबर्स में आएगा, तो पर्टिकुलर वो नंबर अपने लिए याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो अपने लिए डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? जैसे इजीली, जैसे मान लो ये आकाश कटेवा @gmail.com, ऐसा कुछ मान लो अपन ने डोमेन नेम बना लिया,
तो कंप्यूटर उसको नहीं समझ सकता, तो कंप्यूटर डोमेन नेम सिस्टम क्या करेगा, उसको एक आईपी एड्रेस में बदलेगा, एक पर्टिकुलर नंबर में चेंज करेगा। तो उसका काम कौन करता है, डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। फिर क्या है, ब्लूटूथ किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ब्लूटूथ क्या करता है, कम दूरी में वायरलेस संचार, जैसे ब्लूटूथ से अपने ईयरफोन्स कनेक्ट होते हैं, गाड़ी में ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, म्यूजिक कनेक्ट होता है, तो वो क्या होता है, कम दूरी के लिए संचार के लिए ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है। फिर है क्लाउड सेवाओं का सही उदाहरण है। क्लाउड सेवाएं क्या होती हैं, जैसे अपने फोन में होता है गूगल ड्राइव है, अपनी फोटोज हैं, अपने फोन में मेमोरी फुल हो गई, और एक क्लाउड सिस्टम होता है, मान लो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मेमोरी। हम लोग उसको जीमेल पे अपनी फोटोज को सेव कर देते हैं और वो परमानेंट वहाँ सेव, जैसे अपना फ़ोन खो गया, अपनी जीमेल आईडी हमें पता है, पासवर्ड पता है, हम लोग दूसरे फ़ोन में लॉगिन करेंगे और अपनी जो भी फ़ोटोज़ है उनका बैकअप हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियल स्टोरेज है। तो क्लाउड सेवाओं का सही उदाहरण क्या है, गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव इनमें से कौन सा है, गूगल ड्राइव। जो स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है, गूगल ड्राइव हमें क्लाउड स्टोरेज की सुविधा प्रदान करता है। ये क्या है, जो मेमोरी बार बार उपयोग आने वाले डाटा को तेजी से, बार बार उपयोग आने वाले डाटा को तेजी से हमें प्रदान करती है, वो कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का काम क्या है, ये अपना सीपीयू है, ये मॉनिटर है, सारे कार्य कहाँ होते हैं, सीपीयू में। सीपीयू में अलग अलग तरीके की मेमोरी होती है, जैसे रैम है, ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाई थी, ये एक स्ट्रक्चर थी। इसमें सबसे ऊपर आता है रजिस्टर, फिर आता है कैश, फिर आता है रैम और रोम, और उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क हुआ, डीवीडी हुआ, सीडी हुआ, फ्लॉपी डिस्क हुई। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो स्टोरेज कैपेसिटी तो होगी कम और स्पीड होगी ज़्यादा। मतलब स्टोरेज करने के लिए जो कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, वो तो यहाँ सबसे कम होगी, और स्पीड होगी वो सबसे तेज होगी। तो अगर आपके रजिस्टर ऑप्शन में दे रखा है तो सही आंसर होगा रजिस्टर। अगर वो नहीं दे रखा तो कैश मेमोरी की स्टोरेज क्षमता तो सबसे कम होती है और इसकी स्पीड क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो जो मेमोरी बार बार उपयोग में आ रही है, जो डाटा हमारे बार बार उपयोग में आ रहा है, उसको कैश मेमोरी क्या है, अपने पास स्टोर रख लेता है। जैसे ही हमें ज़रूरत होती है वो हमें तुरंत प्रोवाइड करवा देता है। तो कैश मेमोरी का काम क्या होता है, वो हमारे कंप्यूटर या फिर फ़ोन है उसकी स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग में आता है, वो आता है वर्ड। और जो डाटा रखने के लिए, मतलब खूब सारा डाटा हो, कोई सांख्यिकी विभाग हो, उसमें बहुत सारे डाटा हमें एक साथ में रखने हैं, मान लो जनगणना का डाटा है, अपनी मतदाता सूची है, तो वो कहाँ रखी जाती है, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल के अंदर। और पावर पॉइंट का कहाँ यूज़ होता है, जहाँ प्रेजेंटेशन देनी हो वहाँ किसका यूज़ होता है, पावर पॉइंट का। तो कोई दस्तावेज बनाना हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो तो क्या होता है, एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखो आस्की कोड। आस्की कोड क्या होता है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, आस्की कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये क्या दिखाता है, वर्ण यानी कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए जो आस्की कोड है उसका उपयोग किया जाता है। फिर कुकीज़ क्या होती हैं। कुकीज़ आपने देखा होगा कि हम लोग फ़ोन में अगर मान लो हम लोगों ने शूज़ सर्च कर लिए, तो फिर हमें अपने कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं तो हमारे पास बार बार उसी के
जो ब्रेक्स हैं वो आते रहते हैं, उसी के बारे में जो ऑफ चल रहा हो, जो भी चीज़ें चल रही हो वो आते रहते हैं। वो चीज़ क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं कुकीज़। कुकीज़ किससे संबंधित है? ये है इंटरनेट में उपयोगकर्ता की जानकारी। हम लोग जैसे ज़्यादातर लड़कियों के जो फ़ोन होते हैं उनमें जो जो एडवर्टाइजमेंट आती हैं, जो एड्स आते हैं, वो लड़कियों से संबंधित चीज़ों के आते हैं और बॉयज़ में बॉयज़ से संबंधित आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि फ़ोन हमें हमारी जो इंटरेस्ट है उसको पहचानता है और वो कार्य किसके थ्रू करता है? वो कुकीज़ के थ्रू। हम लोग चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं। इसको बंद करने के बाद में वो हमारी किसी भी जो एक्टिविटी है, हमारी जानकारी है, उसको फिर वो प्राप्त नहीं कर पाता और फिर हमारे पास वैसे ब्रेक्स नहीं आएँगे, ऐड नहीं आएँगे। तो कुकीज़ क्या करता है? जो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं, उससे संबंधित हमें जानकारी अवेलेबल करवाता है। तो इंटरनेट में उपयोगकर्ता की जानकारी हमें जो कुकीज़ होता है वो प्रोवाइड करवाता है। अब ये पूछ रखा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं है? एक्सेल, क्योंकि एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट है। एंड्रॉयड, जो अपने एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एंड्रॉयड, फ़ोन जो अपने कंप्यूटर होते हैं उसमें विंडोज़ होता है और लिनक्स होता है। तो एक्सेल क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट है। विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और जो अपने पीछे अपन लोगों ने एक्सेल पढ़ा था वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वायरस मुख्य रूप से किसे नुकसान पहुंचाता है? वायरस किसे नुकसान पहुंचाएगा? जो अपने फ़ोन में डाटा है उसको, और जो अपना सॉफ्टवेयर है उसको नुकसान पहुंचाएगा। वायरस क्या करता है? वायरस आने, अपने जो कंप्यूटर है उसमें वायरस आने के बाद में फाइल है वो बहुत स्लो खुलेगी या फिर खुलेगी नहीं, तो वो अपने डाटा को और अपने सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा रहा है। ये तो है नहीं अगर वायरस आ गया तो जो अपना माउस है वो टूट जाएगा या फिर प्रिंट, जो अपना कंप्यूटर है उसकी स्क्रीन खराब हो जाएगी। तो वो क्या कर रहा है? सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर अपने जो कंप्यूटर या फ़ोन में जो डाटा है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। इसके आगे है एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हालांकि आप सब लोग एआई के बारे में जानते होंगे, हम लोग इसका यूज़ भी करते हैं काफ़ी। तो एआई क्या है? मशीन को इंसानों जैसा सोचने में सक्षम बनाना। जैसे वीडियोस वायरल होते हैं, लोग चैट जीपीटी से बातें कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जो, ये क्या है? चैट जीपीटी क्या है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसा हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो उसके आधार पे, अपनी समझ के आधार पे हमें आंसर देती है। तो ये क्या है? एक मशीन है जो इंसानों जैसा सोचने में सक्षम बनाती है। फिर स्पैम क्या है? जैसे ईमेल में, अगर ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो स्पैम के बारे में काफ़ी क्वेश्चन, स्पैम के बारे में बहुत सारी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्पैम क्या है? जो अवांछित मेल है। जैसे हम लोगों ने अगर किसी साइट पे विजिट कर लिया तो उसके बाद हमें उसकी मेल्स आती रहती है, कोई शॉपिंग कर ली तो वहाँ से रिलेटेड, जैसे फ्लिपकार्ट, हमें जो उनकी मेल्स आती रहती हैं। तो जो स्पैम है वो क्या है? जो अवांछित जो मेल हैं उनको क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर जो कंपनी है उसके संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। ये आप सबको पता होगा। अब ये देखो, जो भाषा मशीन द्वारा समझी जाती है वो क्या कहलाती है? मशीन लैंग्वेज। मशीन द्वारा जो भाषा समझी जाती है उसे क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज। मशीन कौन सी भाषा समझती है? 01 बाइनरी लैंग्वेज। किसी मेमोरी की स्पीड सबसे तेज होती है। किस मेमोरी की स्पीड सबसे तेज होती है? ये मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, इस डायग्राम को आप याद रख लेना। इससे तेज और स्टोरेज दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सबसे तेज कौन है? रजिस्टर।
उसके बाद कौन है कैश, उसके बाद में कौन है प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज में कौन आता है रैम और रोम, उसके बाद में है सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क, ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, सीडी आदि क्या है सेकेंडरी स्टोरेज में है। तो जब नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्पीड तो होगी तेज और स्टोरेज की कैपेसिटी यानी जगह होगी कम। आप इस जो ये पिरामिड है इससे आप ये चीज याद रख लेना। और ऊपर से नीचे की तरफ आओगे स्टोरेज तो है कम, स्टोरेज तो है ज्यादा और स्पीड क्या है कम। तो यहाँ पे रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है, कैश में ऑप्शन में है, तो आंसर क्या आ जाएगा कैश। कंप्यूटर में डाटा को अर्थ प्रदान करता है, कंप्यूटर में डाटा को अर्थ प्रदान करता है मतलब क्या हुआ, जो डाटा हमने भेजा है उसका जो हमें मीनिंगफुल मान लो हम लोगों ने कुछ भी XYZ टाइप किया पर हमें जो रिजल्ट मिला, मान लो मैंने 2 + 6 लिखा और रिजल्ट मुझे मिला 8, तो वो 8 मेरे लिए क्या है इंफॉर्मेशन और 2 + 6 क्या है डाटा। डाटा मैंने आपको 5 तरीके से बताया था कि कोई टेक्स्ट डाटा हो सकता है, इमेज हो सकता है, नंबर हो सकता है। अब देखो लिनक्स किस प्रकार का उदाहरण है, यूनिक्स किस प्रकार का उदाहरण है। लिनक्स और यूनिक्स दो चीजें हैं, दोनों ही क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुकीज का प्रयोग मैंने आपको बता ही दिया। कुकीज क्या करता है, जो इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की जानकारी सहेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर है यूआरएल, यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका पूरा नाम क्या है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पेन ड्राइव किस तकनीक पर आधारित है, पेन ड्राइव आप सब लोगों ने देखा होगा, तो ये क्या है फ्लैश। फ्लैश का मतलब ये होता है कि जैसे पेन ड्राइव हम लोगों ने इंस्टॉल की, उसको उपयोग किया और उसको निकाल लिया, तो ये किस तकनीकी पे आधारित है फ्लैश पे। पासवर्ड को सुरक्षित रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, पासवर्ड को सुरक्षित रखने का सबसे सर्वोत्तम तरीका क्या है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और ओटीपी का उपयोग। जो जैसे डिजिटल जो अवेयरनेस है वो फैलाते हैं, उसमें ये कहते हैं आप अपना ओटीपी किसी से शेयर ना करें। और जैसे पासवर्ड सेट करते हैं तो उसमें ये बताते हैं कि आपके पासवर्ड कम से कम 12 से लेके 15 नंबर 15 जो अक्षर है उनका होना चाहिए। कम से कम एक लेटर स्पेशल क्या होता है, जैसे हैश हुआ, @ हुआ, डॉलर का सिंबल हुआ, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं स्पेशल लेटर। और कम से कम एक कैपिटल होना चाहिए और बाकी के आप स्मॉल भी रख सकते हो, कैपिटल भी रख सकते हो। और कम से कम एक नंबर यानी 1 से लेके जो मान लो 9 मान लो और 0 मान लो, 1 से लेके जो ये 10 नंबर होते हैं अपने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक इनमें से होना चाहिए। तो इसको ये बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और जैसे ही अपन लोग पासवर्ड सेट करते हैं मतलब उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं यहाँ साइड में, जैसे जैसे हम लोग जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उस पासवर्ड में से हम लोग करते जाते हैं, वैसे वो ग्रीन होता जाता है और बाकी का रेड बचता है। तो हम ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद वो पूरा ग्रीन हो जाता है। इसका मतलब हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट किए हैं। MS एक्सेल में फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है इक्वल से। अब MS एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और फॉर्मूला की शुरुआत कहाँ से होगी, सबसे पहले इक्वल का सिंबल आएगा, उसके बाद जो भी फॉर्मूलाज हैं सम, ये रेंज आ जाएगी। ऐसे करके फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट हुआ इक्वल से। मोडेम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मोडेम का मतलब मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, डिजिटल को एनालॉग में रूपांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मोडेम का उपयोग किया जाता है। ब्लूटूथ की अधिकतम सीमा क्या होती है, ब्लूटूथ अधिकतम
कहाँ तक रेंज पकड़ता है, ये लगभग 5-10 मीटर की रेंज में अपना ब्लूटूथ जो भी डिवाइस होता है वो कार्य करता है। उसकी रेंज से बाहर जाते ही, मान लो हम लोगों ने ईयरफोन लगा रखे हैं ब्लूटूथ वाले, अपना फ़ोन रूम में रखा और हम लोग बाहर निकल गए तो वो रेंज छोड़ देता है। तो लगभग 5-10 मीटर की रेंज में क्या करता है, ब्लूटूथ कार्य करता है। कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन का मतलब होता है डाटा संकुचन। इसका उदाहरण है, ये एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। डेटा संकुचन यानी कंप्रेशन। कंप्रेशन आप जैसे हम लोग कोई फाइल कई बार अपन लोग अपलोड करते हैं और तो उसमें दे रखा होता है कि आप इतने MB से लेके इतने MB तक की फाइल अपलोड कर सकते हो। तो इसके लिए अगर वो फाइल उससे बड़ी है तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा कंप्रेशन, ऑनलाइन डेटा कुछ ये सॉफ्टवेयर हैं जिसका उपयोग हम लोग उस फाइल को कंप्रेस करने में कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। साइबर क्राइम का उदाहरण कौन सा है, हम लोगों ने साइबर के बारे में लगभग हर चीज़ें पढ़ी हैं कि साइबर हैकिंग क्या होती है, फिशिंग क्या होती है। इससे संबंधित हम लोगों ने फायरवॉल हुआ, सारी चीज़ें हम लोगों ने इससे रिलेटेड देखी हैं। तो जो साइबर क्राइम है उसका उदाहरण कौन सा है, जो हैकिंग है। जैसे मान लो इसमें से दे रखा है अपने को टिकट बुक करना, ऑनलाइन गेम खेलना, ब्लॉगिंग करना, तो इसमें क्या है, हैकिंग है। इसके अलावा फिशिंग हुआ, वो भी साइबर क्राइम है। इसके अलावा मैंने बहुत से एग्जाम्पल आपको, हर एक जो इससे रिलेटेड जो अपने 9-10 की बुक में जो भी वर्ड्स दे रखे थे, हम लोगों ने एक एक वर्ड को अच्छे से समझा था कि बहुत आसान चीज़ें हैं। फिशिंग बहुत आसान चीज़ है, पर अगर हम लोगों ने नहीं पढ़ी हो तो हम वहाँ ऑप्शन एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या है, हैकिंग क्या है, साइबर क्राइम का उदाहरण है। उसके बाद क्या है, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है, टच स्क्रीन बोथ मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों कार्य करती है। इनपुट डिवाइस की तरह और आउटपुट डिवाइस की तरह, दोनों की तरह कौन कार्य करता है, अपने टच स्क्रीन। हम लोग क्लिक करते हैं उस पर तो वो इनपुट ले रहा है और हमें आउटपुट के रूप में हम लोग स्क्रीन देख रहे हैं, तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्चा का उपयोग। कैप्चा किसके लिए उपयोग होता है, कैप्चा आता है अगर हम मान लो हम लोग अपनी SSO लॉगिन कर रहे हैं, अपनी SSO को लॉगिन कर रहे हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पे ID पासवर्ड डाले, ID और पासवर्ड डाले, और यहाँ पे नीचे ऑप्शन एक बॉक्स बना होता है जिसमें कुछ भी कैप्चा होता है। एकदम सीधे अक्षर ना हो के थोड़े टेढ़े होते हैं, स्मॉल कैपिटल, इसके साथ में एक पैटर्न बना हुआ होता है। वो किस लिए होता है, ताकि जो कंप्यूटर है वो पहचान कर सके कि उपयोगकर्ता कोई इंसान है या रोबोट है, वो इसको रेस्ट्रिक्ट करता है। इसके बाद में है MICR। जब हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस पढ़े थे उसमें हमने MICR के बारे में पढ़ा था। तो MICR का उपयोग कहाँ होता है, ये होता है बैंक में चेक के वेरिफिकेशन में। इसमें मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं। तो MICR का उपयोग कहाँ होता है, बैंक चेक वेरिफिकेशन में। फिर है OCR। OCR किसका रूपांतरण करता है, जैसे अपनी स्कैनर होता है, प्रिंटर होता है, प्रिंटर क्या करता है कि स्कैनर क्या करेगा, स्कैन करेगा, और प्रिंटर क्या करता है, उस चीज़ को प्रिंट करता है। तो वो एडिटेबल फॉर्म में नहीं होती, स्कैनर से जो चीज़ स्कैन की जाती है वो एडिटेबल फॉर्म में नहीं होती। तो कई बार हमें मान लो कुछ ऐसा बहुत बड़ी PDF मिल जाए जिसको दोबारा टाइप करना फिर उसको एडिट करना पॉसिबल नहीं हो, तो OCR क्या करता है, उस चीज़ को स्कैन करेगा और हमें एडिटेबल फॉर्म में उसको अवेलेबल करवाएगा कि हम उस टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन आ जाए, हमें स्कैनर जो होता है वो जो टेक्स्ट होता है उसको किस फॉर्म में अवेलेबल करवाता है, वो होता है नॉन एडिटेबल फॉर्म। हम उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। और जो अपने पास OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ये क्या करवाता है, हमें एडिटेबल फॉर्म में टेक्स्ट अवेलेबल करवाता है। फिर है प्लॉटर। प्लॉटर किसके लिए उपयोग में आता है, जैसे अपना प्रिंटर होता है वैसे ही होता है प्लॉटर। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, प्रिंटर क्या करता है, हमें छोटी साइज़ के पेज में जो है प्रिंट है वो अवेलेबल करवाता है, और प्लॉटर क्या करता है, मान लो बड़ी कोई बहुत बड़े कोई मैप्स हैं,
कोई बिल्डिंग का नक्शा बन रहा है, कोई बहुत बड़े बैनर छप रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए किसका उपयोग होता है? प्लॉटर का। फर्क समझ में आ गया होगा। प्रिंटर छोटे पेजेस में हमें अवेलेबल करवाएगा, प्लॉटर करवाएगा जब बड़ी साइज में कुछ चीजें प्रिंट होनी हो, तो उसके लिए क्या होता है? प्लॉटर होता है। आपको मैंने प्लॉटर के टाइप्स वगैरह सारी चीजें पढ़ाई थी। इसके बाद में है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी क्या है? एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग किया जाता है गेम खेलने में। जॉयस्टिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, उसको ऐसे हैंडल की तरह होता है। जॉयस्टिक का उपयोग सिर्फ गेमिंग में ही नहीं, जो एरोप्लेन होते हैं उसको उड़ाने में आपने कभी वीडियोस में देखा होगा, उसको ऐसे डायरेक्शन अवेलेबल करवाने में कि किस साइड में कितना लेफ्ट कितना राइट, तो गेम खेलने में। और जो एयरक्राफ्ट है उसको कंट्रोल करने में किसका उपयोग होता है? जॉयस्टिक का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारकोड में जानकारी कैसे सुरक्षित रहती है? बारकोड में जानकारी कैसे सुरक्षित होती है, कैसे रखी जाती है? वो रखी जाती है बाइनरी कोड के रूप में, यानी 0-1 के रूप में जानकारी रखी जाती है। उसके बाद में है स्कैनर किस प्रकार का इनपुट है? स्कैनर मैंने आपको समझा दिया, स्कैनर किस प्रकार का है। ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कैसे? ये एक पेज है, ये हार्ड कॉपी है। प्रिंटर हमें क्या देता है? हार्ड कॉपी। अब इसको स्कैन करके मैं मेरे फ़ोन में रख लूँगी, उसको क्या कहेंगे? सॉफ्ट कॉपी। तो स्कैनर ने क्या किया? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया। प्रिंटर हमें कैसा जो आउटपुट प्रदान करता है? हार्ड कॉपी आउटपुट। मॉनिटर हमें कैसा आउटपुट प्रदान करता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। स्पीकर हमें कैसा आउटपुट प्रदान करता है? सॉफ्ट कॉपी, मतलब अस्थायी आउटपुट। मॉनिटर कैसा प्रदान करेगा? अस्थायी आउटपुट। फिर है आउटपुट डिवाइस का उदाहरण जो हमें स्थायी आउटपुट प्रदान करता है। ये हम लोगों ने अभी समझा कि प्रिंटर हमें क्या करता है? स्थायी रूप में आउटपुट प्रदान करता है। स्पीकर क्या करेगा? अस्थायी रूप में हमें आउटपुट प्रदान करेगा। मॉनिटर क्या करेगा? अस्थायी रूप में हमें आउटपुट प्रदान करेगा। अब है इंटरनेट पर सुरक्षा हेतु कौन सी तकनीक उपयोग में ली जाती है? वो ली जाती है इंक्रिप्शन। अब आप कभी अपने फ़ोन का व्हाट्सएप खोलना, उसके ऊपर भी आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन नाम से एक लोगो लिखा हुआ मिलेगा, छोटा सा वर्ड, उसके ऊपर लॉक का निशान मिलेगा। तो ये क्या होता है? इंटरनेट पर हमें सुरक्षा प्रदान करने हेतु जिस तकनीक का उपयोग लिया जाता है वो क्या कहलाती है? इंक्रिप्शन। फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो उसमें क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? ये है ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। फिर है फायरवॉल। फायरवॉल के बारे में भी हम लोगों ने पहले देख लिया कि फायरवॉल हमें क्या देता है? ये हमें नेटवर्क सिक्योरिटी प्रदान करता है। फायरवॉल क्या करता है? सुरक्षा का कार्य करता है, इंटरनेट पर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। फायरवॉल से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में आए हैं। पीछे एक ग्राम सेवक के एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में है आईपी एड्रेस किसके लिए प्रयोग होता है? आईपी एड्रेस, इसके बारे में भी हम लोगों ने पहले देख दिया था। आईपी एड्रेस का मतलब होता है जैसे हमारे घर का एड्रेस है, हम जहाँ जाते हैं, किसी कार्यालय में काम करते हैं, उसका एक एड्रेस है। हर जगह का एक एड्रेस होता है जिससे उसकी पहचान आसान होती है। वैसे ही हर डिवाइस का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे क्रिमिनल्स वगैरह को ट्रैक करते हैं, फ़ोन की सिम तो मान लो तोड़ दी, फेंक दी, अगर उस फ़ोन में दूसरी सिम डलती है तब भी उसके आईपी एड्रेस से उसको ट्रेस किया जाता है। तो आईपी एड्रेस क्या है? डिवाइस की पहचान है। फिर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? इसने पूछा है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल। एक्सेल में क्या बने होते हैं? रो और कॉलम मिलके क्या बनाते हैं?
सेल बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेल। तो स्प्रेडशीट क्या कौन सा सॉफ्टवेयर है? MS एक्सेल। और MS वर्ड कौन सा है? डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है MS वर्ड। बायोस क्या है? बायोस के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से पढ़ा था, क्योंकि बायोस पे काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन बायोस पे पूछते हैं। बायोस कहाँ स्टोर होता है, बायोस का क्या यूज़ है, कंप्यूटर में चलने वाला सबसे पहला प्रोग्राम क्या है, ETC। बायोस पे हमने बहुत सारी खूब चर्चा की थी। तो बायोस किसका हिस्सा है? बायोस हिस्सा है फर्मवेयर का। अब आपको आपके सामने फर्मवेयर, मेलवेयर, फायरवॉल ऐसे एकदम मिलते जुलते से शब्द आ रहे हैं। मैं आपको इसको एक बार अच्छे से वापस समझा देती हूँ कि फर्मवेयर, फायरवॉल और मेलवेयर में क्या फर्क है। तो अब आप देखो, फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको, जैसे कोई कंपनी है, मान लो AC की कंपनी है, उन्होंने अपने को एक रिमोट दिया है, उसमें भी एक सॉफ्टवेयर है, पर आप चाहकर भी उसके कंट्रोल को चेंज नहीं कर सकते कि मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ पे जो टेम्परेचर अप लिखा है वहाँ से टेम्परेचर डाउन हो, जहाँ डाउन लिखा का सिंबल है वहाँ से टेम्परेचर अप हो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें कस्टमर अपने हिसाब से कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, वो चीज़ें होती हैं फर्मवेयर। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अपने जो सिग्नल होते हैं, रेड ग्रीन येलो लाइट होती हैं, वहाँ पे एक टाइमिंग चल रही होती है, वो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है। अपने वॉशिंग मशीन है, उसमें सेंसर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, वो फर्मवेयर है। तो इसके आप अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप उस चीज़ को, जैसे मान लो मैंने वो एग्जाम्पल नहीं बताया हो, तो आप अपने हिसाब से उसको सोचना और देखना कि इसमें हम लोग अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो वो क्या है? फर्मवेयर है। एक आता है मेलवेयर। मेलवेयर क्या होता है कि जो हानिकारक सॉफ्टवेयर हैं उसके समूह को क्या कहते हैं? मेलवेयर। तो आप फर्मवेयर और मेलवेयर में आप फर्क समझ गए होंगे। और फायरवॉल आसानी से आपको समझ में आ ही गया है कि इंटरनेट को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? फायरवॉल। और इससे संबंधित क्वेश्चन अपने ग्राम सेवक में भी आया था। फिर है डाटा बस का संबंध किससे है? डाटा बस का संबंध है डाटा ट्रांसफर करने से। बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हमने बायोस की पूरी जो कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये रोम से ये कैसे हार्ड डिस्क में जाएगा, वहाँ से ये कैसे रैम में लोड होगा, कैसे वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो बायोस की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर है IPv6 और IPv4। इसके बारे में भी लगभग एग्जाम में, लगभग नहीं कह सकते, मतलब काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं IPv4 और IPv6। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। IPv यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। 6 और 4 क्यों है? 4 है जो पुराना ओल्ड वर्जन, 6 है न्यू वर्जन। क्वेश्चन आता है सिर्फ ये कि कितने बिट का होता है। IPv4 होता है 32 बिट का और IPv6 होता है 128 बिट का। जब भी IPv के बारे में क्वेश्चन आया है तो सिर्फ ये दो क्वेश्चन बने हैं कि IPv4 कितने बिट्स का होता है और IPv6 कितने बिट्स का होता है। इसके बाद में मेलवेयर के बारे में हम लोगों ने अच्छे से चीज़ें समझ ली थी। फर्मवेयर, मेलवेयर और फायरवॉल। तो ये क्या है? सभी हानिकारक प्रोग्रामों को एक साथ में क्या कहते हैं? मेलवेयर। तो आप मेलवेयर को लेके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे कि ये जीमेल से संबंधित है या फिर कुछ ऐसा कोई मिलता जुलता उसने ऑप्शन दे दिया हो। तो मेलवेयर क्या है? हानिकारक प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? मेलवेयर। फिर है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मैंने आपको बता दिया कि कुछ नियम होते हैं, उनको बोलते हैं प्रोटोकॉल, जो फॉलो करने होते हैं। तो HTTP का उपयोग किस हेतु किया जाता है?
वेब पेज को एक्सेस करने के लिए इस प्रोटोकॉल का उपयोग किस लिए किया जाएगा? वेब पेज को, वेब पेज क्या होते हैं? मान लो हमने ब्राउज़र पे क्लिक किया और हम लोग किसी वेबसाइट के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो क्या खुलता है? वेब पेज खुलता है। उसको एक्सेस करने के लिए आप कभी भी कोई भी एड्रेस डाल के देखना, फिर http फिर नाम, फिर स्लैश, उसके बाद में काफ़ी सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ होता है? http। और जैसे हम लोग कोई डिजिटल पेमेंट करते हैं तो http के साथ में क्या आता है? एस जुड़ जाता है। एस का मतलब होता है सिक्योर, और एक क्या होता है? लॉक का निशान होता है। इसका मतलब ये है कि ये साइट सुरक्षित है। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो होते हैं HTTPS। एस का मतलब होता है सिक्योर। उसके बाद में है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या काम करता है? ये करता है वायरस की पहचान और उसको हटाना। एंटीवायरस का क्या उपयोग है? वायरस की पहचान करना और उसको हटाना। एंटीवायरस क्या करता है? अपने जो फ़ोन होता है या फिर अपना कंप्यूटर जो होता है उसमें जो डाटा होता है, अपना जो सॉफ्टवेयर होता है उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको स्लो डाउन कर देता है, अपने डाटा चुराने का काम करता है। तो एंटीवायरस क्या करता है? उसकी पहचान करता है और उसको हटाने का कार्य करता है। अब इसके बाद में भारत में डिजी लॉकर, डिजिटल लॉकर के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। अपने जैसे आधार कार्ड वगैरह है वो डिजी लॉकर से, लाइसेंस, आधार कार्ड, उससे लिंक हो जाता है। तो डिजी लॉकर है वो सेवाएं हमें कौन से प्लेटफॉर्म का, ये जो सेवा है वो कौन से प्लेटफॉर्म का हिस्सा है? तो ये हिस्सा है उमंग का। आप इसको याद रखोगे, उमंग। हम लोगों ने उमंग, आधार कार्ड, इन सब के बारे में सारी डिटेल बहुत अच्छे से देखी थी। अब छोटी सी क्लास में इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग चाहोगे कि जो हम लोगों ने आईसीटी के बारे में जो भी सारी चीज़ें पढ़ी थी वो हम लोग एक मैराथन क्लास में रिवाइज करें, तो आप एक बार सर को मैसेज कर देना। और बाकी क्वेश्चन अपन लोग कर रही है उमंग के बारे में, और फिशिंग है, डीडोस है, इन सब के बारे में हम लोगों ने अपनी आईसीटी क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ा था। अब है कंप्यूटर में फिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिशिंग होती है, जैसे मैंने आपको साइबर अपराध के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये टर्म, उसके अंदर कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। एक बार आप उस वर्ड का मीनिंग समझ जाओ कि ये टर्म साइबर अपराध के अंदर आती है, तो उसके बाद में आपको वहाँ क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो फिशिंग क्या है? फिशिंग का मतलब होता है धोखे से निजी जानकारी चुराना। मतलब साइबर अपराध के अंदर फिशिंग वर्ड का यूज होता है। जरूरी नहीं कि वहां पे आपको एग्जैक्ट ये वाला ऑप्शन मिले। साइबर अपराध क्या होता है, फिशिंग क्या है, निम्न में से तो उसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हो और साइबर अपराध दे रखा हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? साइबर अपराध। फिर है .gov डोमेन। ये आप सबको पता है कि गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट होती है उसमें क्या लिखा हुआ होता है? .gov। एजुकेशन से रिलेटेड कोई वेबसाइट है तो .edu। अब देखो ईमेल में BCC का उपयोग, इस पे काफी एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हैं कि BCC क्या होता है। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जैसे एक मान लो मेल है, जैसे मान लो कोई हेड ऑफिस है, नीचे जो भी ऑफिसेज हैं उनको मेल जाती है, तो क्या होता है कि ऐसे तो है नहीं कि पर्टिकुलर एक एक को मेल भेजेंगे, तो वो सभी एड्रेसेस, ईमेल एड्रेस उनके पास सेव होते हैं। मान लो डी ऑफिस से सभी स्कूल्स को मेल जा रही है, तो उनके पास सभी स्कूल की मेल आईडी होती है और वो सबको एक साथ में वो कॉपी भेज देते हैं, तो वो क्या है? कार्बन कॉपी। और BCC का मतलब क्या है? कि मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे नीचे मान लो मैं 20 कर्मचारियों को ये मेल भेज रही हूँ, पर किसी को ये पता नहीं चले कि रिसीवर, इस मेल के रिसीवर कौन कौन है, मैंने ये मेल किस किस को भेजी है। तो BCC का उपयोग कब किया जाता है? जब रिसीवर को हमें छुपाना हो। फिर है क्लाउड कंप्यूटिंग।
क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑन डिमांड सर्विस क्या होती है, अगर मुझे आवश्यकता है तो मैं वो सर्विस लूँ, अगर नहीं है तो मैं वो सर्विस ऑन नहीं करूँ। तो इसका मतलब क्या है, उपयोगकर्ता अपनी ज़रूरत के अनुसार संसाधन ले सकता है। फिर है, भारत में सबसे पहले 4G सेवा कौन सी कंपनी ने दी थी? एयरटेल ने। फिर है, कंप्यूटर वायरस के खुद ब खुद फैलने को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज है, वॉर्म। वॉर्म का मतलब होता है कंप्यूटर वायरस का खुद ब खुद तेज गति से फैलना। वॉर्म, इस टर्म को आप याद रखोगे। वॉर्म का क्या मतलब है? कंप्यूटर वायरस का खुद ब खुद फैलना। फिर है, ई गवर्नेंस का उपयोग का क्या उद्देश्य है? अब आप ई गवर्नेंस के बारे में समझोगे कि ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये है डिजिटल माध्यम से सरकारी सेवाएं देना। इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, हम लोगों ने जो भी 9th और 10th क्लास की बुक है, RSCIT है, उसमें जो दे रखी थी उनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिटेल्स देखी थी। तो ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है गवर्नमेंट ने? जैसे पहले छात्रवृत्ति थी वो ऑफलाइन बच्चों को दी जाती थी, तो क्या होता था कि बहुत स्तर पे उसमें घपला होता था। तो आजकल सारी सेवाएं ऑनलाइन, मतलब बच्चे का अकाउंट है वो, जैसे आधार कार्ड वेरीफाई होता है शाला दर्पण पे, जन आधार वेरीफाई होता है, जन आधार से उस बच्चे की मम्मी का जो पहचान संख्या है वो वेरीफाई होगी। तो स्टेप वाइज स्टेप, अगर बच्चे का अकाउंट जन आधार वगैरह वेरीफाई नहीं हो रहा तो उसके अकाउंट में स्कॉलरशिप नहीं आती। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है भ्रष्टाचार को रोकने का, बच्चे को उसका सही फायदा मिले। तो ये बहुत अच्छे अच्छे जो इम्प्रूवमेंट हैं वो किए जा रहे हैं। तो ई गवर्नेंस में क्या है, जैसे स्मार्ट बोर्ड है, स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड आ रहे हैं, तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि शिक्षकों को हटा दिया जाए। कभी भी डिजिटलाइजेशन का उद्देश्य शिक्षकों को या फिर कर्मचारियों को हटाना नहीं है। अब जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसका मतलब ये है क्या कि कोचिंग्स बंद, टीचर्स की उपयोगिता खत्म हो गई। एक बार किसी ने जीके पढ़ा दिया तो फिर उससे पढ़ते रहो, ऐसा नहीं होता। उपयोगिता उतनी ही रहती है, बच्चों को सुविधाएं ज़्यादा अच्छे से मिल जाती हैं। जैसे स्कूल्स में सभी पद भरे हुए नहीं रहते, तो इस डिजिटल माध्यम से क्या होता है कि बच्चे को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लेक्चर अवेलेबल करवा दिए जाते हैं, जिससे उसकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब नहीं होती, वो उससे लेक्चर ले सकता है। तो डिजिटल ई गवर्नेंस का क्या उद्देश्य है? डिजिटल माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करना। फिर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या करता है? ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करेगा, अनऑथोराइज्ड जो एक्सेस है, मतलब नेटवर्क को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस का मतलब होता है जो असुरक्षित जो एक्सेस का मतलब होता है चलाने वाले, कि जो साइबर अपराधी हैं उन सब के लिए क्या करता है, रोकथाम का कार्य करता है। फिर है, कौन सा डिवाइस आउटपुट और इनपुट दोनों का कार्य करता है? तो क्या करता है, टच स्क्रीन जो होती है वो आउटपुट और इनपुट दोनों का कार्य करती है। हम लोग टच कर रहे हैं तब उसको इनपुट दे रहे हैं, और हमें स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है तो वो हमें आउटपुट दिख रहा है। तो ये क्या करता है, आउटपुट और इनपुट दोनों का कार्य करता है। फिर है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 1 जुलाई 2015 को। ये डेट आप एक बार याद रख लेना कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 1 जुलाई 2015 को। फिर है कि ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2.4 गीगाहर्ट्ज। कैप्चा का प्रयोग हमने देख लिया मनुष्य और मशीन में अंतर के लिए। क्यूआर कोड, क्यूआर का मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स। एक यूपीएससी की एक एग्जाम में पूछा था, जैसे क्यूआर में जो डॉट्स होते हैं उसमें ये पूछा था कि इसमें कितने, आप क्यूआर तो हम सब लोगों ने देखा है, तो उसमें कितने स्क्वायर होते हैं? तो उसमें खूब सारे ऑप्शन थे, तो क्यूआर में 3 स्क्वायर होते हैं स्क्वायर होते हैं। और ये क्यों होते हैं, आप कभी भी इसको स्कैन कैसे भी करो, फोन को हमने ऐसे पकड़ा है, टेढ़ा पकड़ा है, उल्टा पकड़ा है, कैसे भी पकड़ो, वो उसको पहचान लेता है कि ये सीधा कैसे है। तो इसमें कितने स्क्वायर होते हैं, 3 स्क्वायर होते हैं। और ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था।
व्हाट्सएप कौन सी तकनीकी का उपयोग करके संदेश सुरक्षित रखता है? तो आप अपना व्हाट्सएप खोलोगे और उस पे पढ़ोगे कि क्या लिखा हुआ है। तो उस पे लिखा हुआ है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इंटरनेट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? तो इंटरनेट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए होता है VoIP। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और VO का मतलब है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर है भारत में बैंकिंग सुरक्षा के लिए OTP कौन भेजता है? तो भारत में इंटरनेट सुरक्षा के लिए जो OTP है वो भेजता है पेमेंट गेटवे या फिर जो बैंक का जो सर्वर होता है वो OTP भेजता है। फिर है ईमेल में स्पैम, ये हमने देख लिया था। ईमेल में स्पैम क्या होता है? ये देखो कि कंप्यूटर नेटवर्क में लेटेंसी, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो डेटा है वो हम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, उसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में लेटेंसी। फिर है मेटा डाटा। मेटा डाटा किसे कहा जाता है? डेटा के बारे में जो डाटा है, डाटा के बारे में जो डाटा है वो क्या है? मेटा डाटा। सिंपल है, इसको याद रखना। कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित वेबसाइट को दर्शाता है? तो इसको मैंने आपको समझा दिया था कि HTTPS, एस लगा हुआ हो मतलब सिक्योर, और क्या होता है? एक लॉक का निशान बना हुआ होता है, इसका मतलब क्या है? सिक्योर। फिर है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट आप सब लोग जानते होंगे क्या है ये? वायरलेस नेटवर्क शेयरिंग। हॉटस्पॉट देना, दूसरा वाईफाई से कनेक्ट कर लेगा तो क्या हो जाता है? वो नेटवर्क शेयरिंग। हॉटस्पॉट का क्या है? वायरलेस नेटवर्क शेयरिंग। जो स्मार्टफोन है उसकी जो स्क्रीन है उसको पिंच करके जूम करना, ऐसे करके जूम करना, उसको क्या बोलते हैं? मल्टी टच। पीडीएफ का पूरा नाम, मतलब पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल यानी जिसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो भी जैसे डॉक्यूमेंट और एक्सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि वर्ड पे जो चीज़ें टाइप होती हैं वो कहलाती हैं डॉक्यूमेंट। तो क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट है वो सुरक्षित रखने का, कंफर्टेबली उसको कहीं भी ले जाया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? पीडीएफ। इंटरनेट पर सुरक्षित ट्रांजैक्शन के लिए, इंटरनेट पर सुरक्षित ट्रांजैक्शन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है SSL का उपयोग। SSL, इसका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर पर सुरक्षित ट्रांजैक्शन के लिए। फिर है कंप्यूटर में क्लिप बोर्ड कहाँ पर स्टोर होता है? क्लिप बोर्ड, कंप्यूटर में जो क्लिप बोर्ड होता है वो कहाँ स्टोर होता है? तो वो होता है रैम पर स्टोर। फिर है DNS सर्वर। DNS मैंने आपको बता दिया, डोमेन नेम सिस्टम। तो उसका क्या कार्य है? डोमेन नेम को IP में बदलेगा, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसके अनुसार वो उसको चेंज करेगा। फिर है सोशल इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? सोशल इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? लोगों को धोखे से जानकारी देना। एक ये देखो, कौन सा डिवाइस इंटरनेट के सिग्नल को दोबारा मजबूत करता है? हम लोगों ने इसके बारे में खूब सारी, राउटर, स्विच और ये रिपीटर है, इन सब के बारे में हमने सारी डिटेल बहुत अच्छे से देखी थी। तो जो सिग्नल है उसको दोबारा मजबूत करने की जरूरत क्यों होती है? मान लो नेटवर्क की जाने की क्षमता है यहाँ से यहाँ तक और हमें भेजना है यहाँ पे, तो क्या किया जाता है? एक रिपीटर यहाँ लगा देंगे, एक रिपीटर यहाँ लगा देंगे। कोई चीज चलेगी, यहाँ तक आते आते उसकी स्पीड स्लो होगी तो ये रिपीटर उसको वापस गति प्रदान करेगा। फिर मान लो ये इस रिपीटर तक पहुंची और ये फिर जहाँ पे ये हमें जो डाटा है वो भेजना है वहां तक आसानी से और तेज गति से पहुंच जाता है। तो रिपीटर का क्या काम है? कोई भी डिवाइस हो उसके सिग्नल को दोबारा तेज करना। भारत का राष्ट्रीय पोर्टल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है india.gov.in। कौन सी टेक्नोलॉजी मोबाइल पेमेंट में? तो मोबाइल पेमेंट में उपयोग होती है NFC। जो मोबाइल से हम लोग पेमेंट करते हैं उसमें उपयोग किया जाता है NFC का।
NFC की फुल फॉर्म है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो मोबाइल से जो पेमेंट करते हैं उसमें कौन सी तकनीक उपयोग होती है? NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। आप इस चीज को याद रखोगे, मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रही है कि कौन सी टेक्नोलॉजी मोबाइल पेमेंट में उपयोग होती है, तो वो होती है NFC। कोई वेबसाइट स्लो है तो उसका संभावित रीजन क्या है? कि सर्वर ओवरलोडेड है या फिर सर्वर पे ट्रैफिक ज़्यादा है। एक सर्वर पे जब लोड ज़्यादा होता है तो उसके लिए ट्रैफिक जो टर्म होती है उसका उपयोग किया जाता है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी, इसके बारे में आपको पता होगा, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। कंप्यूटर में पोर्ट 80 किसके लिए उपयोग होता है कंप्यूटर में? वो होता है HTTP के लिए। पोर्ट 80 किसके लिए उपयोग होता है कंप्यूटर में? पोर्ट 80 किसके लिए है? ये टर्म किसके लिए है? ये है HTTP के लिए। रैंसमवेयर क्या है? रैंसमवेयर है डाटा को चुराकर पैसे वसूलना। कोई हमारे डाटा को चुरा के फिर हमें ब्लैकमेल करे और हमसे पैसे वसूले, उसको बोलते हैं रैंसमवेयर। भारत में सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो है UPI। UPI के बारे में सभी जानते होंगे, सबकी एक UPI ID होती है, जिसके माध्यम से पहले क्या होता था, जैसे फोन पे से फोन पे में, पेटीएम से पेटीएम पे ट्रांजैक्शन होता था, फिर UPI आ गया। तो UPI क्या है कि उसके माध्यम से, जैसे गूगल पे पे किसी पे भी एक यूनिक ID होती है, जिससे हम कहीं पे भी किसी भी जो ऐप होता है उससे किसी दूसरे ऐप पे भी पेमेंट कर सकते हैं। भारत में आधार किस तकनीक पर आधारित है? तो भारत में आधार है बायोमेट्रिक्स पे आधारित। हमारे सारे फिंगरप्रिंट्स लगते हैं और जो आंखें होती हैं वो स्कैन होती हैं, तो ये किस पे आधारित है? बायोमेट्रिक्स पे। अब देखो ICT में इंटर ऑपरेटिबिलिटी का क्या मतलब है? कि अलग अलग सिस्टम का एक साथ काम करना। इंटर ऑपरेटिबिलिटी, ऑपरेट का मतलब होता है चलाना, इंटर यानी इंटरकनेक्ट, तो इसका मतलब क्या है? कि अलग अलग सिस्टम का एक साथ काम करना। कंप्यूटर नेटवर्क में थ्रूपुट किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर नेटवर्क में कहते हैं जो एक्चुअल डाटा ट्रांसफर होता है उसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में थ्रूपुट। वाईफाई की जो रेंज होती है उसको बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वही रिपीटर क्या करता है? उस डाटा की गति को वापस बढ़ा देता है। तो रिपीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वाईफाई की गति हो, या फिर ऐसे भी आ जाएगी, डेटा की गति को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आ जाएगा रिपीटर का। भारत में 5G की क्या फ्रीक्वेंसी है? सब फिर आ जाएगा 6 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, ये याद रख लोगे कि 5G की क्या फ्रीक्वेंसी है भारत में? 6 गीगाहर्ट्ज, सब 6 गीगाहर्ट्ज। OTP किस प्रोटोकॉल का हिस्सा है? तो OTP किसके लिए किया जाता है? ऑथेंटिकेशन के लिए। तो किसका हिस्सा है? ऑथेंटिकेशन का। फिर है ICT में डीडोस अटैक। हमने डीडोस, फिशिंग, ये सारी चीज़ों की, जो भी साइबर अपराध के जो भी टर्म्स हैं, उन सब के बारे में पढ़ा था। तो डीडोस अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डीडोस का होता है सर्वर को डाउन करना। ये सर्वर को क्या कर देता है? डाउन कर देता है। फिर है क्लाउड सेवा में सास के, हम लोगों ने सास के बारे में सारी डिटेल्स अच्छे से पढ़ी थी। तो सास का उदाहरण कौन सा है? इसमें क्या है? जीमेल सास का उदाहरण है। फिर है ब्लूटूथ नेटवर्क को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ब्लूटूथ क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब ये थोड़ी सी 5 से 10 मीटर की रेंज में कार्य करता है, सिर्फ खुद के उपयोग के लिए, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर है साइबर लॉ को भारत में लागू किया गया। तो साइबर लॉ को भारत में लागू किया गया था 2000 में। तो आंसर क्या आ जाएगा? IT एक्ट
2000। एंड्रॉयड किस कंपनी ने बनाया? तो एंड्रॉयड बनाया गूगल ने। कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है? रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी। तो इसके बारे में, रैम रोम के बारे में आपको सब कुछ पता है। तो स्थाई कौन सी है? ये नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल के बारे में आपको अच्छे से बताया था मैंने। स्थाई का मतलब होता है, स्थाई का मतलब होता है नॉन वोलेटाइल। आप इस वर्ड को लेके कंफ्यूज मत होना। नॉन वोलेटाइल यानी स्थाई, और वोलेटाइल यानी उड़ जाना, भाप के साथ उड़ जाना, तो वो होती है अस्थाई। तो निम्न में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? तो क्या है? रीड ओनली मेमोरी यानी स्थाई मेमोरी। भारत में 1 MBPS इंटरनेट स्पीड को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्लो स्पीड। इंटरनेट पर ट्रैकिंग रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है VPN का उपयोग। ठीक है, इसमें वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क बनता है एक, जिसकी वजह से कोई भी अपने इंटरनेट पर कोई ट्रैकिंग नहीं कर सकता। तो किसका उपयोग किया जाता है? VPN। संचार में बैंडविड्थ क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है डेटा को ले जाने की क्षमता, कि डेटा को ट्रांसफर करने की क्षमता किस में मापी जाती है? बैंडविड्थ में। तो क्या दर्शाती है? ये डेटा को ले जाने की क्षमता बैंडविड्थ दर्शाता है। सोशल मीडिया में एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम होता है जो कंटेंट हमें रिकमेंड होता है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे इंस्टाग्राम पे हम लोग एक तरीके के वीडियो पे थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा देते हैं, उसके बाद में हम लोग जो भी स्क्रॉल करते हैं वो उसी से रिलेटेड आता है। तो ये क्या दिखाता है? हमें कंटेंट रिकमेंड हमें होता है उसके बारे में दिखाता है। फिर है कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट? रिफ्रेश। रिफ्रेश के लिए क्या दबाया जाता है? F5। फिर है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में 2 स्तरीय सुरक्षा, मतलब 2 लेयर जो सुरक्षा हमें सिक्योरिटी मिलती है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं? जैसे कई बार हमसे पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड हमने डाले, उसके बाद हमारे पास OTP भी आता है। दोनों चीजें होती है, पासवर्ड भी, OTP भी। भारत का नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग से। किससे संबंधित है? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग से। भारत का नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन किससे संबंधित है? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग से। जावा किस तरह की लैंग्वेज है? तो हाई लेवल लैंग्वेज है। हम लोगों ने हाई लेवल, लो लेवल, इनके खूब सारे एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आपके रीट के लास्ट एग्जाम में जावा से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था। हमने सारी लैंग्वेज, हाई, लो, जो मीडियम टाइम में भी जो लैंग्वेज चली थी, जो अभी जो चल रही हैं, उन सब के बारे में सारी डिटेल्स अपनी क्लास में देखी हैं। कौन सा नेटवर्क सबसे बड़ा होता है? तो कौन सा नेटवर्क सबसे बड़ा होता है? वैन यानी वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ब्लॉकचेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ब्लॉकचेन का मुख्य सिद्धांत, तो ब्लॉकचेन का मुख्य सिद्धांत है डिस्ट्रीब्यूटेड जो लेजर होता है, वो होता है ब्लॉकचेन का मुख्य सिद्धांत। वीडियो कॉलिंग किस प्रोटोकॉल से संबंधित है? ये आप लोगों ने देख लिया, VoIP। गूगल मैप में आपकी लोकेशन पता करने के लिए कौन सी तकनीक होती है? तो गूगल मैप में कौन सी होती है? जीपीएस ऑन करते हैं तो क्या होता है? हमारी लोकेशन आती है। जैसे हमने वो देखा था पोर्ट 80, तो पोर्ट 80 किसके लिए था? तो पोर्ट 80 था HTTP के लिए। और पोर्ट 443 किसके लिए है? HTTPS। एस का मतलब होता है सिक्योर, यानी सुरक्षित। फिर है ईमेल में अटैचमेंट किस टाइप का डाटा होता है? तो ईमेल में अटैचमेंट होता है किसी भी प्रकार की जो फाइल होती है, एक ऐसा पिन का निशान होता है,
उस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, अटैचमेंट खुलता है, उससे हम लोग किसी भी प्रकार की जो फाइल है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में कौन सा इंक्रिप्शन होता है, तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है व्हाट्सएप में। फिर है भारत में भीम ऐप किस टेक्नोलॉजी पर चलता है, भारत में भीम ऐप चलता है यूपीआई, ठीक है। फिर है इंटरनेट पर उपलब्ध खतरे को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं साइबर थ्रेट, साइबर अपराध, साइबर थ्रेट। मोडेम का मुख्य उद्देश्य है, ये आपको बता दिया था कि जो डिजिटल होता है उसको एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में जो चेंज करना वो कार्य है मोडेम का। HTML का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक लंबा पासवर्ड कैसा होना चाहिए, स्ट्रोंग। तो अब इस स्ट्रोंग पासवर्ड के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 से लेके, इसमें कुछ नियम होते हैं, 12 से लेके 15 जो वर्ड है उनका होना चाहिए, एक स्पेशल लेटर होना चाहिए, फिर एक कैपिटल होना चाहिए, कम से कम एक कैपिटल होना चाहिए, कम से कम एक स्मॉल होना चाहिए, कम से कम एक उसमें जैसे 0 से लेके 9 तक जो अपने नंबर हैं उस नंबर का यूज़ होना चाहिए। तो ऐसे बनता है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आजकल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही वैलिड होता है, वरना पासवर्ड सेट नहीं होता। आपने कभी SSO पे पासवर्ड रीसेट करने का ट्राई करना। ईमेल भेजने के लिए मानक प्रोटोकॉल कौन सा है, तो ईमेल भेजने के लिए मानक प्रोटोकॉल है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने का मानक बता दिया। कोई फाइल भेजने का क्या है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब पेज खोलने के लिए HTTP। तो आप इन प्रोटोकॉल के बारे में सारी चीजें समझ गए होंगे। कौन सी तकनीक जो अपने टिकट है उसकी बुकिंग में प्रयोग होती है, तो उसमें प्रयोग होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्योंकि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, मान लो अपने फ़ोन की जो जैसे मान लो ये गेम है, जैसे PUBG गेम है, वो काफ़ी उसका होता है, काफ़ी हाई ग्राफिक्स होते हैं उसके। तो अपने फ़ोन का जो रोम होता है, रैम होती है, वो उसको इतना चला नहीं सकता। तो क्या होता है, वो आधा क्लाउड कंप्यूटिंग पे रहता है, आधा अपने फ़ोन में चलता है, उस हिसाब से उसकी गति चलती रहती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करती है, जो टिकट बुक करने की जो तकनीक है उसका जो लोड है वो कौन संभालती है, वो संभालती है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक वर्चुअल मेमोरी होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में इन दिनों में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल यानी वास्तविकता में अपने फ़ोन में नहीं है पर अपना डाटा स्टोर हो रहा है। जैसे अपनी फ़ोटोज़ का बैकअप है, वो अपन लोग जो गूगल ड्राइव है उस पर डालते हैं, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ये सब क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम लोगों ने क्लास में सारी डिटेल्स, उसके एग्जाम्पल, सारी चीज़ें अच्छे से देखी थी। NFC का पूरा नाम क्या है, NFC के बारे में मैंने आपको बताया था कि अपने मोबाइल फ़ोन से जो अपन लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अपने मोबाइल फ़ोन से किए जाने वाले ट्रांजेक्शन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। फिर है AI का मुख्य उद्देश्य क्या है, मशीनों को बुद्धिमान बनाना, मतलब मनुष्य जैसी कृत्रिम जो बुद्धि है वो पैदा करना। AI के बारे में बहुत सारे आर्टिकल अपने जो न्यूज़पेपर है उसमें आते रहते हैं। कौन सी मेमोरी CPU के सबसे पास में होती है, तो क्या होती है, कैश मेमोरी। ये अपना CPU है, ये कैश है, फिर ये रैम है, फिर ये हार्ड डिस्क जो लगी हुई है वो है। तो कम CPU के सबसे पास में कौन सी है, कैश मेमोरी। सबसे फास्ट कौन सी है, कैश मेमोरी। उसके बाद में वाईफाई में पासवर्ड सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षा के लिए क्या होता है, VPA2।
को याद रख लोगे। वाईफाई में पासवर्ड सुरक्षा के लिए क्या होता है, VPA2। VPA2। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो टाइम आउट एरर आता है वो कब आता है, सर्वर जब देरी से रेस्पॉन्स करे तो क्या आता है, टाइम आउट एरर। पासवर्ड गलत डालते हैं तो पासवर्ड रॉन्ग का जो मैसेज होता है वो आता है। तो क्या होता है, जब टाइम आउट एरर, ये आपने काफी बार देखा होगा, टाइम आउट एरर कब आता है, सर्वर जब देरी से रेस्पॉन्स करे। कौन सी तकनीक स्मार्टफोन को टच बनाती है, तो ये बनाती है कैपेसिटिव स्क्रीन। वो क्या बनाती है, स्मार्टफोन को जो टच स्क्रीन है वो कौन सी बनाती है, कैपेसिटिव स्क्रीन। कौन सा डिवाइस सबसे ज्यादा डेटा स्टोर करता है, तो निम्न में से, इनमें से, मतलब वहां कुछ और ऑप्शन हो तो आंसर बदल जाएगा। तो जो निम्न में से मतलब इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टोरेज अवेलेबल करवाएगा, तो SSD है वो सबसे ज्यादा, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, हमें स्टोरेज अवेलेबल करवाती है। हमने स्टोरेज डिवाइस में जो स्टोरेज डिवाइस जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हर एक जो स्टोरेज डिवाइस है उसकी कैपेसिटी पढ़ी थी, कौन से स्टोरेज डिवाइस की कितनी कैपेसिटी है। इंटरनेट का जनक, इंटरनेट का जनक कौन है, विंड क्राफ्ट, विंड सर्फ। कौन है इंटरनेट का जनक, विंड सर्फ। फिर क्या है, वेब ब्राउजर में सुरक्षित वेबसाइट की पहचान क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया कि लॉक का आइकन होता है, लॉक का निशान बना हुआ होता है, HTTPS के आगे एक लॉक का आइकन बना हुआ होगा, तो उसका मतलब क्या है कि ये वेबसाइट सुरक्षित है। IMAP किस काम में आता है, तो IMAP है, ये है ईमेल का जो सर्वर है उसको साइन करता है, IMAP। ICT में वोल्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब है वॉइस ओवर LTE। इंटरनेट में डाटा का सबसे छोटा रास्ता खोजने के लिए कौन जिम्मेदार है, इंटरनेट में डाटा का सबसे छोटा रास्ता खोजने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसके लिए जिम्मेदार है जो राउटर है, वो इंटरनेट पर जो डाटा है उसका सबसे छोटा रास्ता खोजने के लिए कौन जिम्मेदार है, राउटर। राउटर, स्विच, हब, रिपीटर, इन सब के बारे में हम लोगों ने जो 9th क्लास में जितनी भी डिटेल्स दे रखी थी वो सारी अपनी क्लास में कवर की हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी देखते हैं हम लोग कोई और मैराथन क्लास करते हैं तो उसमें। थैंक यू।